तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम चल रहा है आपका, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, ये कितनी होती है इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर ये वैल्यू कितनी आती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, उसका कैलकुलेशन अगर करना है तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, इसी डायग्राम को अगर हम लोग अच्छे से यहाँ पर बना दें और तो ये चीज़ें आपके सामने देखिए इस तरीके से आ जाएंगी। ये कंडक्टर है हमारे पास, और इस कंडक्टर के आउटर बाउंड्री पर क्या है, चार्ज लोकलाइज्ड है। कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें जो चार्ज जो है तो उसकी आउटर बाउंड्री पे ही रिसाइड करता है ना, आउटर बाउंड्री पे आ जाता है, और इनसाइड द कंडक्टर जो चार्ज है वो नहीं रहता, इसी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो इनसाइड चार्ज कंडक्टर कोई अगर कंडक्टर है अगर, तो उसके अंदर जो है चार्ज ना रह के उसके क्या हो जाएगा, बाहर आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाता है। जैसे मैं मतलब एक एग्जांपल दूं ना कि यूं कहें कि जैसे मिल्क है, मिल्क में से जो उसका बटर है, बटर ना कहे कि इस तरीके से जो फैट है वो हीट अप करने के बाद जस्ट ऊपर आ जाता है, बस उसी तरीके से समझिए कि सारे जो चार्ज हैं वो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, इनर पार्ट पर रहता है लेकिन बहुत कम ना के बराबर माना जाता है बिल्कुल। तो इस पे देखिए कंडक्टर का केस अलग है, जो उसमें चार्ज है उसकी आउटर बाउंड्री पे आ जाता है, और इनर बाउंड्री पे अंदर जो साइड पे है वो चार्ज नहीं रहता। लेकिन अभी हमें क्या है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करके बताना है कि, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक छोटा सा इस तरीके से गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, और ये गॉसियन सरफेस ऐसे सिलेंडर ही है, इसी को अगर बड़ा कर देंगे ऐसे तो पूरा का पूरा इसके अंदर कंडक्टर क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो पूरा का पूरा कंडक्टर ये कवर कर लेगा। जब भी कभी हम लोग को ऐसा चाहिए होगा कि यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये कंडक्टर हमने जो लिया है और ये उसकी सबसे आउटर बाउंड्री, यहाँ पॉइंट पी पर हम लोग को क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कर्व सरफेस भी बन रहा है, तो कर्व सरफेस पर भी अगर छोटा सा एरिया आप ले लेते हो और उस पर मैं कहूँ कि भाई एरिया वेक्टर बनाऊँ, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भाई ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस की वजह से, जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो ज़ीरो आएगा। लेकिन जो ये फ्लैट सरफेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर डी की डायरेक्शन ये, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी इधर साइड पे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो इसकी कैलकुलेशन को हम लोग बढ़ा देते हैं, ऐसे क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है ना, और दोनों के बीच में एंगल की बात करें तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल हैं। तो फ्लक्स कैलकुलेट करिए, फ्लक्स पाई, तो यहाँ से हम देखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ 1 डाल दीजिए, ई कांस्टेंट रहेगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। पूरे का पूरा जो चार्ज है कंडक्टर उसका मान लेते हैं एरिया ए है, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए या सरफेस इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, ई इंटू ए के बराबर। और जो फ्लक्स है तो फ्लक्स की जब हम लोग बात करें तो फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स गॉसियन सरफेस से कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये ई इंटू ए की बात आ गई। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई ऐसा करते हैं कि ये वाला जो एरिया है उसको इधर डिवाइड कर दूँ, तो आप लिख दो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ई। तो यार क्यू अपॉन ए को हम लोग ने थोड़ी देर पहले बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको क्यू अपॉन ए लिखा जाता है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ। ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसी तरीके से हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो जैसे सिग्मा लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी किसी चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं, कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ये फाइनाइट थिकनेस की जो है, ये फाइनाइट थिकनेस की एक दूसरी एक थिक सीट, काफ़ी लॉन्ग सीट रखी हुई है, उसकी वजह से हमें जस्ट आउटसाइड द क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैलकुलेशन करना है तो ये इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल इसका आप डिज़ाइन बनाइए और इसको मान लीजिए कि भाई चार्ज दिया हुआ है, तो एक चार्ज इधर साइड पे भी दिया है, इधर साइड पे भी दिया है, तो दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। आइए इसकी कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर साइड पे मैं दिखा देता हूँ। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है और इसको अगर मैं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसको आप देखिए ध्यान से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ी हुई थी, उसी के हिसाब से ही चलेगा ये देखिए, मान लेते हैं कंडक्टर ऊपर भी है, तो यहाँ पर क्या है कि इस साइड पर भी चार्ज है और इस फाइनाइट थिकनेस की सीट पे दूसरी तरफ भी चार्ज है, तो दोनों तरफ इस पे चार्ज है। ये मान लो प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई इस प्लेट 1 की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं और इसी प्लेट 2 की वजह से यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 और इधर वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E2। अगर दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, इस पर दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर की तरफ जितनी चार्ज की कोडिंग है उसी तरह दूसरी साइड पे भी चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो फिर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, इस वाली सीट की वजह से भी आउटसाइड अवे फ्रॉम द चार्ज और दूसरी सीट की वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, जैसे कि जो पैरेलल सीट वाला केस करके हम बता रहे थे वही चीज़ है यहाँ पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग देम, है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ई नेट क्या निकलने वाला है, E1 प्लस E2। आप E1 की वैल्यू पुट कर दो और E2 की वैल्यू पुट दो और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। E1 की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 1 ना करके 1 सिग्मा ही रहने दो क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम लोग तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये ई नेट आ जाएगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका मतलब है, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। ये भी एक तरीके चार्ज कंडक्टर ही है, कंडक्टर है, चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकली है। ये भी कंडक्टर इर्रेगुलर शेप का था, ये वाला इर्रेगुलर शेप का था और ये वाला क्या है, रेगुलर शेप्ड है। इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट होके आपके सामने आई हुई है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक्सेस चार्ज की वजह से अगर कहीं देखते हैं, ये अगला केस हम लोग को सॉल्व करते हैं, तब तक इसको आप क्या करिए, इसकी प्रॉपर नोट बना लीजिए और इसके बाद हम लोग एक नया केस सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, एक अगला केस कर लेते हैं। अगला केस क्या है हमारे पास कि कोई एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर विच विल बी रिसाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द सरफेस। ये हम लोग को बहुत थ्योरम से प्रूव करना है कि भाई अगर हम लोग किसी भी चार्ज कंडक्टर को, किसी कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा उसकी आउटर बाउंड्री पे चला जाता है, जबकि हमें ये सब मालूम है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो रहती है। तो वहीं से हम लोग इस बात को कैलकुलेट करके निकाल देंगे कि जो भी चार्ज आप देते हो वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, आउटर चला जाता है। आउटर चला जाता है मतलब ये प्रूव कर दें कि इनसाइड कोई भी चार्ज बचता ही नहीं,
जब ये हम लोग प्रूव कर देंगे कि अंदर कोई चार्ज नहीं बचता है, तो इसका मतलब सारा चार्ज जो गया तो कहाँ गया, वो सब का सब आउटसाइड पे चला गया। तो ये वाले केस को सॉल्व करके ले आते हैं कि कोई भी एक्सेस चार्ज किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, और आइसोलेटेड कंडक्टर को जो हम चार्ज देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चार्ज हमने दिया, और चार्ज देने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं अंदर ऐसे करके। ये एक गॉसियन सरफेस बनाइए, और ये मालूम है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी क्योंकि ये कंडक्टर है ना। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है, लेकिन ये क्या है, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, और ये गॉसियन सरफेस क्या कह रही है कि इस गॉसियन सरफेस कह रही है कि जो हमने सरफेस बनाया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, और इसमें अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर दूं, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करते ही देखिए रिजल्ट क्या आएगा कि फ्लक्स जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। आप जान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो हो जाएगी, अगर तो हमको मालूम हो कि इसके अंदर चार्ज निकालना हो, मान लेते हैं कि यार चार्ज कुछ पहुंच दे रहा है, मान लो क्यू चार्ज पहुंच रहा है, तो उसके हिसाब से फ्लक्स तो गॉस ने बताया ऐसे होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन तुम्हें ये मालूम है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होती है। हमें मालूम है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो रहती है, तो यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो रख दूँ, तो जैसे ही आप वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो आंसर यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जैसे ही Q की वैल्यू ज़ीरो हो गई, इसका मतलब ये चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, बाहर ये सारा का सारा चार्ज रिसाइड करता है। सिंपल जो लॉजिक है वो गॉस थ्योरम से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर दिया है। इसके बाद एक और बात इसी में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। कैविटी जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है, वैसे कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है उसके अंदर कोई कैविटी क्रिएट हो गई है, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ये हमें पता करना है। इसको हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं। किसी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, वो उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल लॉजिक था, ये आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम देखते जा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हमारी वाइंड अप की तरफ है। इसमें छोटे छोटे जो प्रिंसिपल हैं उनके सब रिजल्ट जो निकल के आए, इन्हीं सारे रिजल्ट्स के को हम लोग कलेक्टिवली एक साथ रख लेंगे, और उन्हीं से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो भी इससे पहले की क्लासेस हुई हैं हमारी, एंड 2 क्लासेस हमारी इंट्रोडक्शन की हुई, और इसके बाद जो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की क्लासेस दी उनको, और साथ में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इतना सबको आप अच्छे से तैयार कर लो तो पूरा का पूरा गॉस का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। और ये अच्छे से आपको जो है एग्ज़ाम में से कुछ ना कुछ मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। तो ये बहुत कुछ मार्क्स आपको जो है प्रोवाइड करता है, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए, है ना। ये आप पर एक कॉन्फिडेंस भी रेज करेगा कि हाँ आप कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैविटी का भी केस कर लेते हैं भाई, कि कैविटी के अंदर कैसा है। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को यहीं पे लिखा रहने दो, लेकिन क्वेश्चन क्या है इसको समझ लो कि इनसाइड द कैविटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ये मान लेते हैं कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर हमने बना लिया ऐसे, और उसके अंदर एक कैविटी है, ऐसे कैविटी बना ली। कैविटी जैसे दांतों के अंदर कैविटी होती है, खाली स्पेस है, मेटल नहीं पहुंच पाया अंदर, तो वो उस कैविटी के अंदर जब हम ये पूरा का पूरा, पहली बात तो ये कंडक्टर है, और अगर ये कंडक्टर है तो मेटल है, तो जब भी हम इस पर कोई चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा, अगर मान लेते हैं इस पर चार्ज देते हैं, तो वो तो मालूम है कि कंडक्टर होने पे सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर बाउंड्री पर रिसाइड कर जाता है, ठीक है, क्लियर है। सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर बाउंड्री पर रिसाइड कर जाता है। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि ठीक है, अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके अंदर, ये ऐसे हाथ लिया अंदर डाल दिया, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी,
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दी जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो। अगर इवन मैं तो कहता हूँ कि जो कंप्यूटर के कैबिनेट हो गया ना, कैबिनेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रखे हुए हैं, उसको भी एक मेटल की आउटर बाउंड्री से सील कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को अगर समझें तो बाहर एक मेटल होने की वजह से अंदर जो भी कंपोनेंट आपके रखे हैं वो उन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा और वो के सारे इक्विपमेंट एक प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहेंगे। वो सारे के सारे इक्विपमेंट बचे रहेंगे और प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहेंगे। इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी पड़ती है। तो जैसे मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूँ, चार्ज जो लैपटॉप का आपका जो एडाप्टर होता है उसको जब खराब हो जाए तो आप उसको क्या करिए, ब्रेक करिए, उसकी अपर लेयर हटाइए तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम की कोडिंग मिलेगी और देन आफ्टर उसके अंदर आपको क्या है जो छोटे छोटे कंपोनेंट, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर है ना, इंडक्टर, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे उसी में आईसीज वगैरह सब उसमें आपको मिलेंगे। बट उससे पहले उसने मेटल की कवरिंग कर रखी है। तो कोई कह सकता है कि नहीं वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कवरिंग की गई होगी, ठीक बात है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए की गई होगी, बट ठीक है, लेकिन इसका पीछे जो बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट अगर घुसा हुआ है वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विपमेंट को बचाया जा सकता है। उनके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर के इंटरनल पार्ट पे इनकी फंक्शनिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं भी चार्जर पड़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहा है, कहीं भी जेनसेट के बगल में डाल दिया तब भी काम कर रहा है, कहीं हैवी किसी मशीनरी के पास में डाल दिया तब भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर की वजह से कोई चार्ज अगर है कहीं पे हैवी चार्ज भी है तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अंदर के पार्ट पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहता है। व्हेन द इक्विपमेंट आर कवर्ड विद अ मेटल बॉक्स so that the internal part functioning may not be affected by external field, the process is known as electrostatic shielding। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। यहीं से ये कैविटी वाला कॉन्सेप्ट ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को उठा के ले आएगा। देख लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कैविटी क्रिएट की गई है और इस कैविटी की अगर हम बात करें तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखना चाहें तो क्या करेंगे कि भाई ठीक है एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस बना लिया हम लोगों ने। ये गॉसियन सरफेस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन कर ली। अब गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोग बात करें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करनी है। सिंपल निकालना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स क्या निकलेगी, फ्लक्स ये अगर फ्लक्स की बात करें तो वही फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी। गॉसियन सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ही, लेकिन हमने बताया कि इसके अंदर कोई अंदर कैविटी के अंदर कोई चार्ज पहुंचता नहीं है, कोई चार्ज नहीं पहुंचता है, कोई भी चार्ज नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स क्या रहेगा, वो जीरो निकल के आएगा। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो वैसे लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज आया नहीं, चार्ज तो सबका सब बाहर है ना, तो कोई चार्ज नहीं है तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू ये। अगर मैं इसको गॉसियन सरफेस लेता अगर कुछ ऐसा बनाता भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से वैल्यू जब कैलकुलेट हो के आएगी ई और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की वजह से क्या निकल के आ जाएगा ए। तो ई इंटू ए अगर गॉसियन सरफेस का एरिया ए है भी तब भी हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी, क्योंकि एरिया तो जीरो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर, ध्यान रखिएगा आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो निकलेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को उठा के हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में उसका इस्तेमाल कर लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी मैंने आपको इसीलिए बताया यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की जो हम लोगों ने क्लासेस करी, इतना अगर आप सीख गए और जो ये मैंने सारे के सारे केसेस के डेरिवेशन पार्ट बताए, इन सभी की क्लासेस को जो है आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ज़रूरतमंद हैं, इवन नहीं फीस दे सकते हैं लेकिन उनको डेटा एटलीस्ट है उनके पास,